हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको अपने थंबनेल पर देख करके सारी बात पता चल गई होगी कि आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो क्या रहने वाला है। जैसे आज का जो टॉपिक है हमारा, सबसे पहला तो ये है कि जो टीआरए 3 में जो लोग सेलेक्ट हो गए, जो लोग नौकरी पे मतलब एक्चुअली में कि जो नौकरी लेना चाहते थे और उनको सिलेक्शन मिल गया है, उनका रिजल्ट हो गया है। क्योंकि अभी तक 1 to 5, 6 to 8 और 9, 10 का रिजल्ट आ चुका है। अभी पीजीटी का रिजल्ट बाकी है, जो कि जल्द से जल्द आपको 5-7 दिनों में वो भी देखने को मिल जाएगा। उसका भी रोस्टर जारी कर दिया गया है, तो 5-7 दिन में उसका भी रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का यही रहता है कि आगे का प्रोसेस क्या है और ये सरकार अभी आपको कब तक ज्वाइनिंग देने वाली है, तो मैं इसके बारे में बात करूंगा। देखिए, दूसरी बात, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कैसे कैसे क्या देना होगा वो भी। और तीसरा बात मैं अगर आपको करूंगा तो जो वैकेंसीज आने वाली है, जैसे टीआरई 4, तो टीआरई 4 आएगी कि नहीं आएगी, और आएगी तो कैसे आएगी, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको दूंगा। उसके साथ ही आपको मैं बता देता हूँ कि आपकी सैलरी कितनी रहने वाली है, ये भी मैं बता दूंगा आपको। मोटा मोटी मैं आपको एक अंदाज़ा दे दूंगा कि आपकी सैलरी इतनी रहने वाली है। मैं आपको अपना पे स्लिप भी दिखा दूंगा अपने स्क्रीन पर, आप उसके थ्रू भी जान सकते हैं कि आपकी सैलरी रहेगी कितनी। तो मैं आपको उस हिसाब से ही कुछ बताने वाला हूँ। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहला बात मैंने कहा था कि टीआरई 3 का रिजल्ट आ चुका है। तो टीआई 3 का जिनका भी सिलेक्शन हो गया, जिन भाइयों बहनों का, वो सिर्फ और सिर्फ अपने एक ही काम में लग जाएं कि उनको जो डीवी कराना है उसके लिए कागजात कागजात जो है वो इकट्ठा कर लें। कागजात इकट्ठा करने का मतलब वो लोग अपना हाई स्कूल, इंटर, उसके साथ ही साथ हाई स्कूल इंटर में दोनों होता है, सर्टिफिकेट मार्कशीट एक होता है, या फिर बहुत सारे लोगों का सर्टिफिकेट ही मार्कशीट होता है और मार्कशीट ही सर्टिफिकेट, मतलब दोनों एक ही में होता है। तो जो भी आपका हो, जैसा भी हो, तो हाई स्कूल, इंटर, उसके बाद ग्रेजुएशन का आपका तीनों साल का मतलब मेन तो फाइनल ईयर का ही होता है, तो फाइनल ईयर का, और उसके साथ ही आपको उसका सर्टिफिकेट, बीएड या फिर बीटीसी या फिर जो डीएलएड आपने जो कर रखा है वो, उसका सर्टिफिकेट और मार्कशीट। उसके साथ ही आपका आता है सीटेट, आपने क्वालिफाई कर रखा है तो उसका मार्कशीट, या फिर आपने बीटेट क्वालिफाई किया तो उसका मार्कशीट, या तो आपने एस्टेट क्वालिफाई किया तो उसका मार्कशीट, जो भी आपने क्वालिफाई किया उसका मार्कशीट, या जिस बेसिस पे आपका सिलेक्शन हुआ है वो सारा चीज़। उसके बाद ये होता है कि या तो आप मतलब कि उसके साथ जैसे आपने कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया, आय जाति निवास हो गया, या फिर मान लीजिए आपका जो जिस बेसिस पे आपने सिलेक्शन लिया, जैसे मान लीजिए आप बिहार के ही निवासी हैं और उसके बाद आपको आय जाति निवास की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अन्य स्टेट वालों के लिए निवास प्रमाण पत्र आप रख लीजिएगा। जैसे उत्तर प्रदेश में निवास प्रमाण पत्र मिलता है, उसको रख लीजिएगा एज ए मतलब डॉक्यूमेंट, बस और कोई विशेष उसमें ज़रूरत नहीं होती है। क्योंकि आपको कोई कैटेगरी का लाभ तो नहीं लेना, आप तो जनरल में आएंगे, जनरल में तो उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिसका है जाति, जिसका है सर्टिफिकेट के बेसिस पर, जो लोग दिव्यांग हैं वो लोग, या फिर जो भी जैसा भी सर्टिफिकेट है वो आप रख लीजिएगा, जो रिजर्वेशन वाली जो बात है वो, तो उस हिसाब से आप लोग इसको रख लीजिएगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। उसके साथ ही 4-5 गो फोटो आप से कम रख लीजिएगा, मतलब 4-5 क्या 8-10 रख लीजिएगा फोटो। उसके साथ ही आप लोग उसके 2-3 सेट बनवा लीजिएगा, मतलब एक कॉपी तो ओरिजिनल होगी आपकी, उसके 2-3 फोटो कॉपी करवा लीजिएगा एक एक के, उसको 2-3 सेट बना लीजिएगा। सारे सेट पर अपना 100 अभिप्रमाणित करके लिख करके उस पर अपना सिग्नेचर कर लीजिएगा। उसके बाद आपको वही चीज़ लेकर के आपको डीवी में जाना हो। अब डीवी के लाइन में आप लगेंगे, उसके बाद आपका डीवी होगा। डीवी में आपको आधार कार्ड और जो ओटीपी आता है वो वाला मोबाइल नंबर भी चाहिए, और जिससे आपने फॉर्म भरा है वो भी मोबाइल नंबर चाहिए। अगर दोनों एक ही है तो वही हो जाएगा। अगर दोनों अलग अलग हैं, मतलब फॉर्म किसी अलग मोबाइल नंबर से भरे हैं, आधार कार्ड में कोई अलग मोबाइल नंबर लिंक है, तो दोनों मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। क्योंकि ओटीपी कहीं से भी जाए तो आपको परेशानी ना हो, तो ओटीपी से वेरीफाई होता है। उसका तो आपका थंब लगेगा, उसी समय आपको थंब लगा लिया जाएगा कि आप वही थे जो एग्जाम में बैठे थे या कोई और, तो इसलिए तो उसका थंब भी लगेगा। ये भी हो गया। और उसका बीपीएससी का जो आपने पेपर दिया था उसका एडमिट कार्ड भी आपको चाहिए होता है, तो ये भी मतलब आप इसमें इंक्लूड कर लीजिएगा जो चाहिए होता है। तो ये सारा चीज़ आपको डीवी में होता है। अब मान लीजिए किसी के स्पेलिंग में कोई गलती है, कोई माता पिता के नाम में केएम लगा हुआ है या फिर अपने नाम में केएम लगा हुआ है, या स्पेस नहीं दिया हुआ है, मतलब इस तरह की कोई भी छोटी मोटी दिक्कत है, तो उसके लिए कोई परेशानी वाली बात नहीं, कोई घबराने वाली बात नहीं। आपने एग्जाम दे करके नौकरी लिया है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका जॉब कोई नहीं लेगा। आप उसके लिए एक एफिडेविट बनवा लीजिएगा, नॉर्मल सा फंडा है, और एफिडेविट बनवा के उसको रख लीजिएगा। अगर आपका प्रोविजनल भी नहीं, मान लीजिए अगर आपका सर्टिफिकेट नहीं आया है, जैसे बीएड का नहीं आया है, बीटीसी का नहीं आया, या फिर ग्रेजुएशन का नहीं मिला है, तो उसका आप एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता है, 1-2 दिन में यूनिवर्सिटी से बन जाता है, वो भी आप बनवा लीजिएगा। ये सारा चीज़ें, बाकी और कुछ इसमें बहुत सिंपल सा रिव्यू होता है, बहुत सिंपल सी चीज़ें होती हैं, बस अगर आपका सब कुछ सही है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ये तो हो गया पूरा डीवी की बात। डीवी के जस्ट बाद आपको हो सकता है ट्रेनिंग सेंटर में भेज दिया जाए ओरिएंटेशन के लिए, 14-14 दिन, 15-15 दिन के लिए आपको किसी बीआरसी से भी टैग किया जा सकता है, तो वो अलग बात है। जो डीवी होगा उसके समय पता चलेगा आपको कि आपको घर जाना है डीवी करा करके,
या आपको ट्रेनिंग सेंटर में जाना है। दोनों में से कोई भी एक चीज़ हो सकता है। क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था, पिछली बार आपको या तो उन्होंने ट्रेनिंग सेंटर दे दिया था 14 दिन की ट्रेनिंग के लिए, या दूसरा चीज़ होता है कि वो लोग अपना जो है मतलब आपको किसी स्कूल से टैग कर देंगे, किसी बीआरसी से थ्रू स्कूल से टैग कर देंगे, और उस स्कूल में आप जब तक आपकी ट्रेनिंग सेंटर नहीं खाली हो जाती, जब तक आपको ट्रेनिंग नहीं मिलता, तब तक आपको उसी स्कूल में एज ए ओरिएंटेशन पढ़ाना होता है। तो वो आप वैसे जाके पढ़ाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। उसका आपको कोई सैलरी नहीं मिलता है, लेकिन आपको वो करना होता है। अगर मान लीजिए ओरिएंटेशन में नहीं देते हैं, आपको घर भेज देते हैं, तो आप घर आ जाएंगे, फिर बाद में आपको जब ट्रेनिंग पे बुलाएंगे तब आप घर जाइएगा। लेकिन पिछली बार किसी को घर नहीं भेजा गया था, पिछली बार सबको ओरिएंटेशन दे दिया गया था। जिसको ओरिएंटेशन नहीं मिला था, जिसको ट्रेनिंग नहीं, तो उसको ट्रेनिंग सेंटर मिल गया। मान लीजिए ट्रेनिंग सेंटर नहीं मिला तो आपको ओरिएंटेशन दे दिया, ओरिएंटेशन मिला है तो आपको ट्रेनिंग सेंटर नहीं देगा। फिर जब ट्रेनिंग जिस खाली होगा, जब सेंटर खाली होंगे तो आपको ओरिएंटेशन से हटा के ट्रेनिंग सेंटर में डाल दिया जाएगा। तो ऐसी प्रोसेस चलती रहती है, आपको घर नहीं आना होता है। लेकिन इस बार क्या करते हैं, जो नियम जो है अलग है, क्योंकि पिछली बार के पाठक थे, वैकेंसी बहुत तेज से भरी गई थी, अब तक तो वैकेंसी फिल भी हो जाती है अगर वो रहते तो। लेकिन इस बार विभाग थोड़ा सा मतलब आहिस्ते आहिस्ते काम कर रहा है, मतलब हौले हौले, तो इसलिए आप उसमें भी देख लीजिएगा कि वो करते क्या है, उस हिसाब से। तो आप अपने तरफ से दोनों तरफ से प्रिपेयर रहिएगा, या तो आपको घर जाना हो सकता है, या तो आपको ट्रेनिंग सेंटर पर भी जाना हो सकता है। दोनों तरफ से आप प्रिपेयर होकर जाइएगा। और पीजीटी का रिजल्ट है वो जल्द से जल्द आ जाएगा, आपको दिसंबर लास्ट लास्ट तक पक्का आ जाना है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया। अब आता है हमारा बात की जो हम नौकरी करने जा रहे हैं उसमें सैलरी कितनी मिलती है। तो सैलरी देखिए सर कितनी मिलती है। आप अगर प्राइमरी में जॉब करेंगे, मतलब 1 to 5 में अगर करेंगे, तो काट पीट के 35,700 समथिंग रुपया आपको खाते में मिल जाता है। और एनपीएस में भी लमसम 8,500-9,000 रुपया आपके एनपीएस में जमा हो जाते हैं, आपका और गवर्नमेंट का मिला के मैं बता रहा हूँ। मतलब गवर्नमेंट और आपका जो मिला करके एनपीएस में 10% आपका, 14% गवर्नमेंट का, कुल मिला के 24%, वो 24% हो गया आपका 8-9 हज़ार रुपया। ये आपके एनपीएस अकाउंट में जाएगा, और आपको काट पीट के 35,700 समथिंग रुपया आपको मिलता है 1 to 5 में। अब जो है उसके बाद आपको आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 6 to 8 का, तो मेरा भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा पे स्केल, पे स्लिप जो है, तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। उस हिसाब से आपको सब कुछ मिलता है। बेसिक पे आपका 28,000 होता है, उसमें 10% मतलब उसमें 5% एचआर है। अभी तो फिलहाल 4% मिला, लेकिन 5% मिलेगा। तो 5% एचआर है, फिर आपको 50% डीए, अभी डीए 53 हो गया है, बट अभी 85% मिल रहा है। तो ये सब ले दे करके अगर आप देखेंगे तो मेरे में तो 39,890 आपको क्या पता दिख रहा हो, लेकिन जब आप ज्वाइन करेंगे एज ए फ्रेशर तो आपको सैलरी बनेगी 38,882 रुपया। ये पहले हम लोग को मिलती जब मैंने ज्वाइन किया था, लेकिन अब आपको हो सकता है कि, क्योंकि आप उस समय डीए मात्र 46% मिल रहा था, लेकिन अब जो डीए वो 50% मिलेगा, तो इसलिए आपको ज्वाइन करते ही 39,890 मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। और उसके बाद अगर आप मान लीजिए 9th-10th में ज्वाइन करते हैं तो आपको 44,060 रुपया आपके खाते में आएगा, और 11,000 रुपया लमसम जो है आपका उस एनपीएस अकाउंट में जाता है। अगर आप पीजीटी में करते हैं तो 45,000 समथिंग रुपया, मतलब मान के चलिए 45,500 रुपया आपको खाते में आ जाएगा, और आपके लमसम 12,000 रुपया एनपीएस अकाउंट में चले जाएंगे। तो ये थी मतलब सैलरी 35 से 36 के बीच में आपको मिलेगी प्राइमरी में, एंड इन हैंड, मतलब आपको कैश मिलेगा इतना। बाकी जो एनपीएस में 8-9 हज़ार जमा होगा वो जमा होगा। 6 to 8 में 39,890 मिलेगा आपको, जो कि मतलब ये आपको मिल जाएगा स्टार्टिंग सैलरी। और ये जो मिलेगी आपको उसके बाद इसमें एनपीएस वगैरह आपको 10,000 लमसम 10,080 रुपया आपको एनपीएस कटेगा, क्योंकि मुझे मेरा याद है 10,080 रुपया एनपीएस कटता है, जो कि वो भी आपका ही पैसा है, लेकिन वो आपको बाद में मिलेगा। तो अभी आपको मिलेगा 39,890। उसके 9th-10th में आपको 44,060 रुपया मिलता है, शायद 44,060 रुपया मिलता है आपको 9th-10th में। तो इसमें लमसम 11,000 रुपया इसमें भी आपका एनपीएस में जमा होगा, और 12,000 रुपया एनपीएस में आपका जमा होगा 9th-10th में, 11th-12th में पीजीटी में। और इसकी सैलरी लमसम 45,500 रुपया आपको मिल जाती है काट पीट के, मतलब 46 मान लीजिए आप, 46,000 आपको मिल जाएगा काट पीट के। तो ये सारी सैलरी बात थी, मतलब मैंने मोटा मोटी आपको बताया। पे स्लिप आपको देख लीजिए, कुछ उसमें मतलब होता है 50% डीए मिलता है, 1,000 रुपया मेडिकल भत्ता मिलता है आपको, और एचआरए 5% मिलता है, 50% डीए आपको हो गया। मतलब यही सब है, बेसिक पे 28,000 हो गया। ये सब तो नॉर्मल सा बात है, मतलब मैं आपको बता दिया कि जितना मिलेगा, सीधा बात बता दिया आपको कि इतना मिल जाएगा आपको। उसके बाद आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलता, कोई टीए यहाँ पे नहीं मिलता, मतलब आपको ट्रेवलिंग अलाउंस यहाँ पे टीचर में कोई नहीं मिलता। और कुछ नहीं, एचआरए भी बहुत नॉमिनल सा है, मतलब 1,000, 1,200, 1,500 रुपये आपको एचआरए मिलता है, कोई 2-4 हज़ार नहीं मिलता। तो बहुत नॉमिनल सा चीज़ है। तो ये सब चीज़ें मतलब अब बेरोजगारी से तो बहुत अच्छा है ये, तो इसलिए आप इसको मतलब अब निकालें तो इतनी सैलरी तो आपको मिलने वाली है कम से कम। बाकी सैलरी बाद में बढ़ती है, हर साल आपको 3% इंक्रीमेंट वगैरह मिलेगा ही मिलेगा, तो वो सब चीज़ें मिलेंगी आगे चल के आपको, लेकिन शुरुआत में जो है आपको इतना ही मिलेगा। ये तो हो गया उसका। अब टीआई 3 से हम लोग चलते हैं टीआई 4 पर। तो क्या वैकेंसी आएगी? सबसे पहला क्वेश्चन मार्क तो आजकल स्टूडेंट के मन में ये हो गया कि क्या वैकेंसी आएगी। तो मैं आपको बोलता हूँ जी हाँ, वैकेंसी 100% आएगी। अब 100% क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं इसको ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ।
आपके मंत्री जी हों या आपके विभाग के अपर मुख्य सचिव इस समय के जो एस सिद्धार्थ हों, वो हमेशा बोलते हैं कि वैकेंसी आएगी। क्यों बोलते हैं? क्योंकि पीछे रीजन है। रीजन क्या मानते हैं? सीट भर गई है, मानते हैं सीट भरी है, बहुत ज़्यादा अब टीचर्स की रिक्वायरमेंट शायद बिहार में ना हो, लेकिन है अभी भी। क्यों है? मैं उसको बताता हूँ। जैसे टीआरई 3 में जो बच्चे टीआरई 2 में 6 टू 8 में सेलेक्ट हुए थे, जो बच्चे टीआरई 2 में 6 टू 8 में सेलेक्ट हुए थे या 1 टू 5 में सेलेक्ट हुए थे, और अगर वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखते हैं 9 10th या 11 12th में जाने के लिए, तो उन्होंने फॉर्म टीआरई 3 में जो है 9 10th और 11 12th में भरा था। अगर वो उसके लायक थे तो वो भरे थे, और भरने के बाद बहुत सारे शिक्षक जो है वो 6 टू 8 और 1 टू 5 वाले 9 10th या 11 12th में जा रहे हैं इस बार। मेरे स्कूल के एक टीचर खुद जा रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारे स्कूलों से जा रहे हैं। तो मतलब टीचर ही दोबारा टीचर बन रहा है। मतलब जो आपका 86,000 जो वैकेंसी 87,000 जो भरी गई है, इसमें से कम 15 टीचर्स ही जो है दोबारा टीचर बने हुए। तो वो सीटें तो एक जगह से खाली करेंगे, दूसरी जगह भर देंगे, तो वो सीटें तो खाली ही होंगी। उसके बाद जो टीआरई 1 हो, टीआरई 2 हो या टीआरई 3 हो, हर बार वो कम सीटों पर ही जो है रिजल्ट देते हैं, तो इसलिए वो सीटें खाली रह जाती हैं। उसके बाद भी बहुत सारे लोग, इसका जॉब होने के बाद भी बहुत सारे लोग, जैसे एक ही आदमी का 3 3 4 4 जगह रिजल्ट होता है। जैसे 1 टू 5 मान लीजिए 6 टू 8 में भरे, 9 10 में भी भरे और पीजीटी में भी भरे। सपोज दैट मेरा तीनों में रिजल्ट हो गया, मैं तो पीजीटी ज्वाइन कर लूंगा, लेकिन 6 टू 8 9 10 की सीट वैकेंट हो गई। तो इस तरह के भी माहौल बन जाते हैं। तो ये भी सीट या तो ये भले रिजल्ट आपको कहते हैं वैकेंसी 87,000 है, लेकिन भरते भरते ये मुश्किल से 45,000 40,000 भर पाते हैं। बाकी तो सीटें वही से वैकेंट, या तो वैकेंट रह जाती है, या तो ज्वाइन नहीं करता, तो कहीं और सिलेक्शन हो जाता है, ऐसा हो जाता है। तो लमसम उतनी सीटें भरते नहीं हैं ये, वास्तविकता में वो सीट उतनी भरती नहीं है, वो उतनी खाली रहती है। तो इसलिए टीआरई 4 आएगा, ये 100%। तो टीआरई 4 आएगा। अब बोलेंगे वैकेंसी कितने में? देखिए भाई, मैं कोई भगवान नहीं, कोई वैकेंसी आपको बता दूं, लेकिन लमसम 1 लाख के आसपास का आंकड़ा मैं मान सकता हूँ। या तो 10,000 5,000 कम होगा, या तो 10,000 5,000 ज़्यादा। मतलब लमसम 1,000 के आगे 10,000 5,000 माइनस कर लीजिए, 10,000 5,000 प्लस कर लीजिए। इसी के राउंड फिगर में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। अब इसमें क्या हो सकता है? उस कुछ 19 20 भी हो सकता है। ये ऐसा नहीं कि मैं कसम खा लिया हूँ, लेकिन वैकेंसी बढ़ी ही रहेगी, ये तो पक्का है। टीआरई 3 से कम नहीं रहेगा, टीआरई 3 से ज़्यादा ही रहेगा। तो टीआरई 4 आएगा आपका, तो इसलिए आप उसकी वैकेंसी के लिए, आप उसकी, अगर मान लीजिए आपका नहीं हुआ किसी भी कारणवश, तो आप उसके लिए लग जाइए, आपका वो पक्का हो जाएगा। अब बताते हैं आपको कि टीआरई 3 से कंपटीशन बढ़ेगा कि कम होगा। भाई, तो उसमें टीआरई 3 से कंपटीशन बढ़ेगा, नए बच्चे आएंगे, जैसे आप आ रहे हैं। हो सकता है कोई इस साल बीएड पास करेगा तो वो भी आएगा, स्टेट पास किया होगा नया तो वो भी आएगा, सीटेट नया पास किया होगा तो वो भी आएगा। तो स्टेट हो या स्टेट हो, बीएड हो, डीएलएड हो, जो भी नया बच्चा है वो भी अब टीआरई 4 में आ जाएगा, क्योंकि इतना उसको समय मिल गया कि नया स्टेट कर सकता है, नया सीटेट कर सकता है, नया बीएड मतलब आ गया है डिग्री, और नए बच्चे जो है डीएलएड वाले भी आ गए हैं। तो अब टीआरई 4 में कंपटीशन बढ़ेगा। आपको पता हो तो टीआई 3 में टीजीटी का 9 10th का मैथ का कट ऑफ 102 गया है, 120 में 102। आप सोच सकते हैं कि कट ऑफ कितना जा रहा है। अगर आप मैथ साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप समझ लीजिए कि आपको फुल में फुल लाना है, उसके पहले रुकना ही नहीं है आपको। तो इस तरह से तैयारी को जम के करना होगा। आप तैयारी कैसे करें? तैयारी करने के लिए आपको चाहिए सीधा सीधा एससीईआरटी के सिलेबस पढ़ना। मतलब मैं आपको घूम फिरा के बात नहीं करूँगा कि ये पढ़ लीजिए, वो पढ़ लीजिए, यहाँ से ये, वो वहाँ से वो, कुछ सीधा बात एससीईआरटी पढ़ना है, जो बिहार बोर्ड में किताब लगती है 6 टू लेकर के 10th लेवल तक। मतलब क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10, 6 7 8 9 10, ये 5 क्लास की आपको किताब पढ़नी है। आप सब थोड़ी पढ़ लेना है। जैसे मान लीजिए आप एसएसटी से हैं तो आप अपने सब्जेक्ट वाला पढ़िए, आप मैथ साइंस के हैं तो आप मैथ साइंस वाला पढ़िए, आप हिंदी के हैं तो आप हिंदी को देखिए, आप मान लीजिए किसी और इंग्लिश से हैं तो आप इंग्लिश में देखिए। तो जैसे भी हो पा रहा है, जिस भी सब्जेक्ट की आप तैयारी करते हैं, जो भी आपका सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट के आधार पर आप एससीईआरटी के बुक को पहले नंबर खत्म करिए। मतलब पहली प्रायोरिटी आपको है कि बिहार में लगने वाले एससीईआरटी बोर्ड का जो किताब है उसको आपको पढ़ना है। पतली पतली किताबें होती हैं, 10 10 5 5 रुपए में आपको उपलब्ध हो जाएंगी मार्केट में। जो स्कूल के टीचर होंगे तो फ्री में भी मिल जाती है, जो बच्चे होंगे छोटे छोटे आपके घर में तो आपको फ्री में भी मिल जाती होगी। लेकिन ये पतली पतली किताबें आप खरीदेंगे मार्केट में 10 रुपये 20 रुपये 25 रुपये में ऐसे मिल जाएगा आपको। तो ये बहुत ईजिली है, और इसका तो बहुत सारा तो आपको ऑनलाइन कंटेंट भी मिल जाएगा, ऑनलाइन किताबें आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके लिए आपको कोई बेफिक्र रहना कि किताब कहाँ से लेंगे। किताब आपको बहुत सस्ती मिलती है। दूसरा बात, किताब आपको ऑनलाइन उपलब्ध है, आप पीडीएफ डाउनलोड करके प्रिंट भी कर सकते हैं, या पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। किताब आप खरीद लीजिए, सबसे अच्छा। तो ये हो गया। दूसरा चीज़, अब तो मान लीजिए एससीईआरटी आपने पढ़ लिया। अब मान लीजिए आपको लगता है कि एससीईआरटी पढ़ने के बाद कुछ और चाहिए, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि उसके बाद आपको एनसीईआरटी पढ़ लेना है। वही
वही क्लास का 6, 7, 8, 9, 10 इन्हीं क्लासों का आपको एनसीईआरटी पढ़ लेना है। लमसम 80 से 90% सिलेबस आपको सेम मिलेगा। मतलब जो एनसीईआरटी में है वही एससीईआरटी में, जो एससीईआरटी में वही एनसीईआरटी में सेम मिलेगा। 10-15% आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा, तो वही 10% आपको पढ़ना रहेगा दोबारा। तो वो दोबारा आप पढ़ लीजिए, मतलब दोनों आपका तैयार हो गया, एक एससीईआरटी भी हो गया, एक एनसीईआरटी भी हो गया। दोनों आपने पढ़ लिया, उसके बाद अब आपको कोई थर्ड बुक देना है। तो पहले नंबर आपको एससीईआरटी, एनसीईआरटी, उसके बाद जो है आपको कोई थर्ड बुक अगर आपको इच्छा हो तो, वरना उसी से आपका काम चल जाएगा। और अगर आपको लगता है कि मेरा एनसीईआरटी, एससीईआरटी दोनों पढ़ने में इतनी सारी बुक्स बहुत कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, तो ये है तो उसके लिए मैंने आपको मात्र 99 रुपीज़ में, मात्र 99 रुपीज़ में आपको मैंने उस सारे का पीडीएफ बनवा दिया हूँ। वो भी सब पीडीएफ नहीं है, उसमें पूरा किताबें नहीं छापा हुआ है ना। उसमें जो पढ़ने लायक चीज़ें थी, जो मेन चीज़ें थी, जो मेन टॉपिक थे, जो मेन कंटेंट था, तो उसमें से काट काट के मैंने उसका एक पीडीएफ बनवा दिया है। तो वो पीडीएफ आपको मात्र 99 रुपये में मिल जाएगा। तो वो पीडीएफ आप हमारे यहाँ से आप परचेस कर सकते हैं। उसके लिए नीचे व्हाट्सअप नंबर होगा, उस व्हाट्सअप नंबर पे आप मतलब मैसेज कीजिएगा कि हमको पीडीएफ चाहिए, तो मैं आपको वहाँ पर प्रोवाइड करा दूँगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज़ ये है फ्रेंड्स कि अगर और भी कोई जानकारी चाहिए, चाहे डीवी से संबंधित या रिपोर्ट से संबंधित या किसी भी चीज़ से संबंधित, ये आपको क्या जानना है क्या नहीं, तो आप उसी मोबाइल नंबर पे व्हाट्सअप कीजिएगा, आपको वो भी जानकारी मिल जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी आप यूट्यूब के नीचे भी कमेंट कर सकते हैं, यहाँ भी आपको जानकारी हम दे देंगे, कोशिश करेंगे पूरा कमेंट का जवाब देने का। तो यही सारी जानकारी थी। उम्मीद करते हैं आपको पूरी चीज़ समझ में आई होगी कि सैलरी कितना मिलेगा, जॉइनिंग कैसे होगा, ट्रेनिंग कैसे होगा। और ट्रेनिंग में आपको कोई सैलरी नहीं मिलती है। जब ट्रेनिंग के बाद फाइनली आप योगदान पत्र से योगदान कर लेंगे किसी अपने विद्यालय में, तब आपको सैलरी शुरू हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी, तो सिस्टम बता दिया आपको। अब आपको ऑनलाइन अटेंडेंस लगाना है सुबह शाम, ये सब चीज़ें तो आपको करनी ही पड़ेंगी। तो वो सब बात की बात है, पहले आपको जो है सिलेक्शन लिए, तो इसके लिए आप प्रिपेयर रहिए कि डीवी आपको कैसे करना है, उसके बाद ही कुछ होगा। और डीवी में कोई घबराने की बात नहीं है, डीवी आसानी से होता है और सिलेक्शन हो ही जाए। मतलब डीवी में कोई मतलब अगर आप गलत नहीं है तो नहीं छटेंगे, भले थोड़ा बहुत इधर उधर है तो वो एफिडेविट से काम चल जाता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है कि भगा देगा, ये है वो है। अकाउंट भी अगर आपके पास नहीं, कोई दिक्कत नहीं, यहीं अकाउंट खुल जाएगा आपका। जहाँ भी आपको जिला मिलेगा, जहाँ आप डीवी कराएंगे, वहीं आपको अकाउंट वाले खोलने वाले भी बैठे रहते हैं, वहीं अकाउंट भी आपको खोल देंगे 1 मिनट में, 2 मिनट में सैलरी अकाउंट खोल देंगे। नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं, बाद में भी अकाउंट खोल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। बाद में अकाउंट हमारा खुदे बाद में खुला था, तो इसलिए बाद में भी खोल सकते हो, पहले से अकाउंट जरूरी नहीं। अगर है तो एसबीआई का ले लीजिएगा, अगर आपका अकाउंट पहले से है तो एसबीआई का अकाउंट आपको होना चाहिए, वो ले लीजिएगा। बाकी और कोई नहीं चलता, चलता है बट मतलब जल्दी सैलरी अगर आपको चाहिए, मतलब टाइम टू टाइम, मतलब कोई बिना लटके बिना फंसे, तो एसबीआई से ही वो होता है। बाकी और कोई जो होता है थोड़ा सा दिक्कत करता है, लेकिन एसबीआई ही बेस्ट होता है, तो एसबीआई ही रखिए, क्या दिक्कत है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने आपको बता दी। तो अगर और कोई जानकारी चाहिए होगा तो आप हमसे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको वो भी दे दूँगा। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।